हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बिग पुश थ्योरी जो है वो करेंगे और ये जो है बीए फाइनल ईयर के 5th सेमेस्टर के अंदर जो है महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है। तो इसके बारे में आज हम ये जानेंगे कि जो बिग पुश थ्योरी है वो क्या है, किसने दी है और इस थ्योरी की जो मुख्य बातें हैं क्या है, इसका आधार क्या है। तो इनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। अविकसित देशों के अंदर जो है एक तो बचत की कमी होती है, दूसरा उन देशों के अंदर निवेश की कमी होती है, क्योंकि जब बचत कम है तो निवेश भी कम होगा और उसके कारण जो है निवेश कम होने से पूंजी निर्माण की भी कमी होती है। और जब पूंजी निर्माण की कमी होगी तो एक देश के अंदर जो है विकास नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार एक देश के अंदर अगर हम देखें तो कम पूंजी निर्माण एक बाधा है, कम निवेश एक बाधा है और कम बचत जो है वो भी एक बाधा है। यदि अविकसित देश अपना विकास करना चाहते हैं तो उन्हें इन बाधाओं को पार करना होगा। यानी जो पूंजी निर्माण है उसकी जो कमी है उस बाधा को उन्हें पार करना होगा, पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना होगा। पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने की रणनीति जो है उसके लिए 2 सिद्धांत दिए गए हैं कि किस प्रकार से एक देश की इकोनॉमी के अंदर पूंजी निर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है। उससे संबंधित 2 सिद्धांत है, वो है एक है बड़े धक्के का सिद्धांत यानी बिग पुश थ्योरी और दूसरा है आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। तो आज हम इसमें से जो पहला सिद्धांत है उसको डिस्कस करेंगे, जिसको हम हिंदी के अंदर बड़े धक्के का सिद्धांत और इंग्लिश के अंदर बिग पुश थ्योरी कहते हैं। बिग पुश थ्योरी जो है ये अविकसित देशों में विकास की एक प्रणाली है और यह प्रणाली जो है संतुलित विकास के सिद्धांत पर आधारित है। संतुलित विकास की वह प्रणाली होती है या वह रणनीति होती है जिसके अंदर जो अर्थव्यवस्था होती है उस अर्थव्यवस्था के सभी उद्योगों के अंदर, सभी क्षेत्रों के अंदर एक साथ निवेश किया जाता है। बड़े धक्के के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो पॉल रोजेनस्टीन रोडान ने किया था और उन्होंने यह सिद्धांत जो है 1943 में विकसित किया। इस सिद्धांत की व्याख्या जो है उनके एक लेख में जो है पहली बार प्रकाशित हुई और उनका जो लेख आया था उसका नाम था नोट ऑन द थ्योरी ऑफ बिग पुश। तो इस लेख के अंदर उन्होंने जो है बड़े विस्तार से बताया है कि किस प्रकार से एक अर्थव्यवस्था जो अविकसित स्थिति के अंदर है उसको एक साथ अधिक मात्रा में निवेश करके पूंजी निर्माण को बढ़ावा दे करके विकास के पथ पर लाया जा सकता है। उन्होंने 1943 में सिद्धांत दे दिया था, लेकिन इस सिद्धांत का आगे जो है विस्तार 1989 के अंदर मर्फी, स्लेफर और विस्नी ने किया। रोडान ने अपने सिद्धांत में बताया कि एक देश को अपना विकास करने के लिए एक साथ अधिक मात्रा में निवेश करने की ज़रूरत होती है। जिस प्रकार से कोई गाड़ी होती है, उसको स्टार्ट करने के लिए अगर हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा धक्का लगाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। उसी प्रकार से एक अर्थव्यवस्था जो होती है अगर उसमें भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में निवेश किया जाएगा तो अर्थव्यवस्था जो विकास के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो जिस प्रकार गाड़ी को शुरू कर स्टार्ट करने के लिए बड़ी मात्रा में धक्का देने की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से रोडान ने बताया कि एक देश की अर्थव्यवस्था को अगर विकसित होना है, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो उसमें भी एक न्यूनतम मात्रा में निवेश करने की ज़रूरत होती है और जो न्यूनतम मात्रा होती है वो भी काफ़ी अधिक होती है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था हवाई जहाज़ का कि जिस प्रकार से एक हवाई जहाज़ को हवा में उड़ने के लिए तेज़ गति से दौड़ाना ज़रूरी होता है। अगर वो हवाई जहाज़ एक न्यूनतम तेज़ गति से नहीं उड़ेगा तो वो जो हवा में कभी नहीं जा पाएगा और ज़मीन पर ही रहेगा। उसी प्रकार से अगर एक देश के भी विकास के मार्ग पर दौड़ना है, आगे बढ़ना है, तो उसमें भी व्यापक मात्रा में निवेश करने की आवश्यकता होती है। अब निवेश जो किया जाता है उस निवेश को करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरतें होती है वो देखिए। सबसे पहले कोई भी प्रोड्यूसर जो है निवेश करता है तो उसे अपने फैक्ट्री में काम करने के लिए प्रशिक्षित श्रमिकों की ज़रूरत होती है। तो अगर देश के अंदर प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी है तो उन श्रमिकों को जब तक प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक निवेश करने का कोई विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो प्रशिक्षित श्रमिक नहीं होंगे उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी और अगर उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी तो प्रोड्यूसर को ज़्यादा लाभ नहीं हो पाएगा। और दूसरा होता है पूरक उद्योगों की स्थापना। पूरक उद्योग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बैकवर्ड जो होते हैं और एक फॉरवर्ड होते हैं।
बैकवर्ड क्षेत्र के अंतर पीछे की तरफ अगर आप पूरक उद्योगों की बात करें तो इसमें वो उद्योग आते हैं जो एक उद्योग के लिए कच्चे माल की पूर्ति करते हैं। अगर कच्चा माल प्रदान करने वाले उद्योग विकसित नहीं होंगे तो कोई भी व्यक्ति जो निवेश नहीं करेगा, क्योंकि जब उसे कच्चा माल ही नहीं मिल रहा तो प्रोडक्शन कैसे करेगा। और दूसरा होता है फॉरवर्ड, जो वो पूरक उद्योग है वो उद्योग होते हैं जो उस उद्योग के लिए मांग पैदा करते हैं। यानी दूसरे उद्योगों के अंदर भी जब निवेश किया जाएगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, और जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो एक साथ जो है विभिन्न उद्योग जो है एक दूसरे उद्योग की वस्तुओं की डिमांड करेंगे, तो उसके कारण जो है अर्थव्यवस्था के अंदर मांग की कमी नहीं होगी और सारा का सारा सामान जो है बिकेगा। इस बात का जो भरोसा उद्योगपतियों को होता है और वो ज़्यादा निवेश करते हैं। दूसरा, जब एक साथ बहुत सारे उद्योगों के अंदर निवेश किया जाएगा तो पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर लोगों की आय बढ़ती है। तो जब लोगों की आय बढ़ेगी तो लोग जो है एक दूसरे उद्योग की बनी हुई वस्तुओं की मांग करेंगे। तो इस प्रकार से जो है मांग का स्तर है वो ऊंचा रहेगा। इसके बाद आता है आधारिक संरचना। आधारिक संरचना के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर जो है यातायात के साधन, बीमा क्षेत्र, बैंकिंग सेक्टर, सिंचाई की सुविधाएं और जो आधारभूत उद्योग है जिसके अंदर लोहा और इस्पात उद्योग है, ये सारी की सारी चीज़ें शामिल होती है जिनके बिना एक देश की अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो एक देश के अंदर निवेश करना फायदेमंद नहीं होगा। क्योंकि अगर यातायात के साधन नहीं है तो कच्चा माल नहीं आ पाएगा उद्योग तक सही ढंग से, और तैयार माल भी बाजार तक, उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी प्रकार से अगर बिजली की या ऊर्जा के साधनों की सही व्यवस्था नहीं है तो उद्योग जो है लगातार नहीं चल पाएंगे। बैंकिंग सेक्टर जो है महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार अगर ये आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो एक देश के अंदर निवेश करना फायदेमंद नहीं होता। और जब ये सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी तब निवेश करना फायदेमंद होगा। तो इसलिए इन सारी सुविधाओं का जो एक साथ होना जो आवश्यक है। अगर प्रशिक्षित श्रमिक है लेकिन पूरक उद्योग नहीं है, मांग नहीं है, तो उन प्रशिक्षित श्रमिकों को भी काम पर नहीं लगाया जाएगा। प्रशिक्षित श्रमिक भी है, मांग भी है, लेकिन अगर आधारभूत ढांचा सही नहीं है तो एक देश के अंदर उद्योग के अंदर निवेश करना लाभदायक नहीं होगा। तो इस प्रकार एक साथ जो है इन सभी चीज़ों की व्यवस्था होनी जरूरी है। इसलिए रोजनस्टीन रोडान ने कहा है कि इन सारी सुविधाओं को एक साथ प्रदान करने के लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में निवेश करने की ज़रूरत है। यानी अर्थव्यवस्था को बिग पुश करने की ज़रूरत है, बड़ा धक्का देने की ज़रूरत है, और ये धक्का जो होता है निवेश के रूप में होता है। हाँ, रोडान ने एक बात और बोली थी कि अगर हम एक साथ निवेश नहीं करते हैं और थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं तो उसके कारण जो है निवेश का कोई लाभ नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार से मान लीजिए कि कोई किसान जो है अपने खेत में पानी लगा रहा है और उसने एक क्यारी के अंदर पानी जो है खोल दिया लगाने के लिए। उसने थोड़ा सा पानी डाला, फिर शुरू के अंदर 2 4 5 फीट तक पानी गया, उसके बाद उसने बंद कर दिया, फिर दोबारा डाला तो उसी 5 फीट तक जाएगा, उसके बाद दोबारा डालेगा उसी 5 फीट तक फिर जाएगा, यानी उस 5 फीट से आगे पानी नहीं बढ़ पाएगा। तो उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था जो होती है अगर इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में निवेश किया जाता है तो पहले वाला जो निवेश होता है उसका प्रभाव बहुत जल्दी निष्क्रिय हो जाता है, और इसलिए अर्थव्यवस्था जो होती है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए रोजनस्टीन रोडान ने कहा कि हमें एक साथ जो है अधिक मात्रा में निवेश करने की ज़रूरत है। और जब एक साथ जो है बहुत बड़ी मात्रा में निवेश किया जाता है तो उसको हम जो है बिग पुश थ्योरी या बड़े धक्के का सिद्धांत कहते हैं। रोडान के अनुसार इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए साधनों की एक न्यूनतम मात्रा का प्रयोग आवश्यक है। किसी भी देश को स्वयं स्फूर्ति में पहुंचाना एक वायुयान को भूमि से उड़ान की अवस्था में भेजने की भांति है। वायुयान के हवा में उड़ने से पहले भूमि पर एक निश्चित गति प्राप्त करना आवश्यक होता है। उसी प्रकार थोड़े थोड़े निवेश से आर्थिक विकास संभव नहीं होता। सफलता के लिए निवेश की एक न्यूनतम मात्रा की आवश्यक शर्त है। यह ही संक्षेप में बड़े धक्के के सिद्धांत का सार है। तो उन्होंने कहा है कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो जो हमारे विकास के कार्यक्रम हैं उन विकास के कार्यक्रम के अंदर एक साथ
न्यूनतम मात्रा में निवेश करना होगा। न्यूनतम का मतलब कम से कम इतना निवेश तो होना ही होना चाहिए। और जब सभी क्षेत्रों के अंदर हम कम से कम निवेश करते हैं तो कम से कम भी एक बहुत बड़ी मात्रा हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये चाहते हैं कि भी प्रत्येक गांव में एक एक ही सड़क हो। अगर हम एक एक ही सड़क पूरे भारत के अंदर बनाते हैं तो न्यूनतम है एक एक, और न्यूनतम है, लेकिन अगर आप पूरे भारत की बात करें तो वो बहुत अधिक मात्रा हो जाती है। तो जिस प्रकार से एक हवाई जहाज को हवा में उड़ने के लिए ज़मीन के ऊपर एक न्यूनतम गति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से एक अर्थव्यवस्था को जो है स्वतः स्फूर्त का मतलब होता है, उसके बाद अर्थव्यवस्था अपने आप जो है गति करने लगेगी, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने लगेगी। तो उस अवस्था में पहुंचाने के लिए हमें न्यूनतम मात्रा में निवेश करने की ज़रूरत है। अब रोडान ने जो है इस बिग पुश थ्योरी के अंदर सरकार की जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका बताई है, क्योंकि सरकार जो है श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकती है। अब देखिए, कोई भी जो उद्योगपति होता है, अगर वो पहले श्रमिकों को प्रशिक्षित करेगा तो उसको जो है पहले ही लागत आनी शुरू हो जाएगी, उसके प्रॉफिट पहले से कम हो जाएंगे। तो एक कोई भी उद्योगपति चाहता है कि उसको प्रशिक्षित श्रमिक मिले। दूसरा, अगर कोई भी फैक्ट्री जो होती है श्रमिकों के ऊपर खर्चा भी करती है, समय भी लगाती है, उनको प्रशिक्षण देती है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी होती है कि एक फैक्ट्री ने जिस व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया है वो उसके बाद वहीं काम करेगा? हो सकता है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद किसी अन्य फैक्ट्री में चला जाए। तो इस प्रकार एक सरकार जो होती है वो श्रमिकों के प्रशिक्षण के ऊपर व्यय करती है, और इसके लिए सरकार को जो है ट्रेनिंग सेंटर खोलने पड़ते हैं, ITI है या पॉलिटेक्निकल है, इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इसके लिए जो है एक साथ बड़ी मात्रा में निवेश करना पड़ता है। दूसरा, सरकार जो पूरक उद्योगों की स्थापना कर सकती है। पूरक उद्योग वो उद्योग होते हैं जो एक दूसरे के उद्योग की वस्तुओं की मांग को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो जो पूरक उद्योग होते हैं, जब उनकी स्थापना होगी तो उससे जो है निजी निवेशक भी निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको कच्चा माल भी उपलब्ध हो रहेगा, क्योंकि पहले से पूरक उद्योग जो है स्थापित हो चुके हैं। दूसरा, उनको अपना सामान बेचने में मांग की समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। आधारिक संरचना का विकास सरकार करती है। आधारिक संरचना के अंदर जो है दूसरी जो संस्थाएं हम कह सकते हैं, वो संस्थाएं जो है इनके अंदर कार्य नहीं करती, निवेश नहीं करती। इसके पीछे कारण होता है कि आधारिक संरचना में एक तो बहुत अधिक मात्रा में एक साथ निवेश करने की ज़रूरत होती है, तो जो निजी निवेशक होते हैं उन निवेशकों के पास में इतनी पूंजी नहीं होती। दूसरी बात है, जो आधारिक संरचना होती है उस आधारिक संरचना की परिपक्व अवधि जो होती है काफ़ी लंबी होती है, यानी एक बहुत लंबे समय के बाद में वो जो है उससे रिटर्न मिलना शुरू होता है। तो इस प्रकार की जो है बाधाओं के कारण प्राइवेट सेक्टर जो इसमें निवेश नहीं करता, तो इस क्षेत्र के अंदर निवेश करने का कार्य सरकार को ही करना पड़ेगा। इन सभी सुविधाओं को अगर एक साथ प्रदान ना किया जाए तो ये कोई काम की नहीं रहेंगी। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रशिक्षित श्रमिक नहीं है तो बेशक आपके पास में पूंजी हो, आधारिक संरचना हो, निवेश करने का लाभदायक नहीं होगा। अगर आपके पास में आधारिक संरचना नहीं है तो बेशक प्रशिक्षित श्रमिक कितने ही हों, वहाँ भी लाभदायक नहीं होगा। तो इन सुविधाओं को अगर एक साथ नहीं दिया जाएगा तो अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक नहीं है। तो इन सुविधाओं को एक साथ प्रदान करने के लिए एक बड़ी मात्रा में निवेश करना पड़ता है, और जो बड़ी मात्रा में हम निवेश करते हैं चाहे वो न्यूनतम स्तर पर भी करें, कि मिनिमम एक मात्रा ही लेकर के चले कि एक अर्थव्यवस्था के लिए कम से कम इतने श्रमिकों के प्रशिक्षण की ज़रूरत है, कम से कम इतनी आधारभूत सुविधाओं की ज़रूरत है। उसकी जो न्यूनतम मात्रा है उस न्यूनतम मात्रा को प्राप्त करने के लिए भी बहुत अधिक मात्रा में निवेश करना पड़ता है, और ये निवेश केवल सरकार ही कर सकती है। और जब एक बार इन सुविधाओं में निवेश कर दिया जाता है, यानी ये सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है, कौन कौन सी? प्रशिक्षित श्रमिक है, आधारभूत ढांचा जो है विकसित है, तो निजी निवेशक जो होते हैं उनको प्रॉफिट दिखाई देने लगता है, और वो भी बड़ी मात्रा के अंदर निवेश करते हैं, क्योंकि वो जो है प्रेरित निवेश होता है। तो जब ये बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं तो उसके कारण जो है उनको अनेक प्रकार की बाहरी बचतें भी प्राप्त होती है, और जब ये बाहरी बचतें प्राप्त होंगी यही विकास का आधार है। तो जो बिग पुश थ्योरी है उस थ्योरी की जो बेसिक जो आइडिया है वो यही है कि एक इकोनॉमी के अंदर जब बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा तो उसके कारण बाहरी बचतें प्राप्त होंगी, उन बाहरी बचतों के परिणाम स्वरूप ही जो है अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अब बड़े प्रयास की आवश्यकता क्यों है, बिग पुश की जरूरत क्यों है, ये देखिए। अल्पविकसित देशों के विकास के अंदर
बाहरी जो बचतें होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है कि जब तक उनको बाहरी बचतें यानी पैमाने की बचतें प्राप्त नहीं होंगी तब तक ये अलविकसित देश अपना विकास नहीं कर सकते। और इन बचतों के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाध्यता है वह अविभाज्यता। और ये जो अविभाज्यताएँ होती है 3 प्रकार की होती है। जब तक हम इन अविभाज्यताओं से लाभ नहीं उठाएंगे तब तक एक देश की अर्थव्यवस्था जो है विकास नहीं कर सकती। तो इन अविभाज्यताओं से मिलने वाले लाभ को प्राप्त करने के लिए एक साथ बड़ी मात्रा में निवेश करने की ज़रूरत होती है। ये जो अविभाज्यता कौन कौन से प्रकार की है? सबसे पहले उत्पादन फलन से संबंधित अविभाज्यता, जिसको हम सामाजिक ऊपरी पूंजी की अविभाज्यता भी कहते हैं। दूसरा है मांग की अविभाज्यता और तीसरा है बचतों की पूर्ति की अविभाज्यता। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। उत्पादन फलन या सामाजिक ऊपरी पूंजी की अविभाज्यता, इसका मतलब क्या है? सामाजिक ऊपरी पूंजी की अविभाज्यता का अर्थ है कि किसी भी देश को अपना विकास करने के लिए सामाजिक ऊपरी पूंजी उसकी एक न्यूनतम मात्रा की जरूरत होती है कि अगर हम ये न्यूनतम मात्रा प्राप्त नहीं करेंगे तो उस देश का विकास संभव नहीं है। इसकी न्यूनतम मात्रा को प्राप्त करने के लिए जो है काफ़ी अधिक मात्रा में निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है। और सामाजिक ऊपरी पूंजी इसका अगर हम अर्थ लें तो सामाजिक ऊपरी पूंजी से अभिप्राय ये है कि वो सब सुविधाएं जिनके बिना किसी भी देश का औद्योगिक विकास नहीं हो सकता। तो इसमें संचार की सुविधाएं हैं, यातायात की सुविधाएं हैं, ऊर्जा के संसाधन हैं, या जो आधारभूत उद्योग है वो सारी की सारी सुविधाएं जरूरी होती है। ये सुविधाएं अपन ने डिस्कस कर ली कौन कौन सी होती है। यदि इनकी एक न्यूनतम मात्रा नहीं मिलती है तो एक अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि अगर एक साथ सभी क्षेत्रों में सड़कें नहीं हैं तो एक या दो शहरों में सड़कें अगर बना दी भी गई तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि एक या दो शहरों को सड़क माध्यम से आपस में जोड़ने से सभी क्षेत्रों तक जो है औद्योगिक सामान नहीं पहुंच सकता और सभी क्षेत्रों तक उद्योगों तक जो है कच्चा माल या श्रमिक नहीं पहुंच पाते। तो अगर हमें सड़कों से फ़ायदा उठाना है या सड़कों से उद्योगीकरण को बढ़ावा देना है तो उसके लिए कम से कम एक न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है। और जब हम उसकी न्यूनतम मात्रा प्राप्त करेंगे तो ये एक देश को लाभ होगा। इसी प्रकार से अगर अपन रेलवे क्षेत्र की बात करें तो एक या दो या कुछ शहरों में रेलवे लाइन बिछाने का लाभ नहीं होगा। पूरे भारत के अंदर या पूरी इकोनॉमी के अंदर अगर हम सामान्य बात करें तो जब तक पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर रेलवे लाइन नहीं बिछाई जाएगी तब तक जो है उस देश के अंदर कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उस रेलवे लाइन या सड़क की न्यूनतम मात्रा को प्राप्त करने के लिए भी बहुत अधिक मात्रा में निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है। एक बार जब इसकी न्यूनतम मात्रा प्राप्त हो जाती है तो उसका क्या फ़ायदा होगा वो देखिए। अगर हमें सड़कों की या यातायात के साधनों की, संचार के साधनों की या अन्य जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनकी अगर हमें एक बार न्यूनतम मात्रा प्राप्त हो गई तो फिर इनसे जो अनेक प्रकार की बाहरी बचतें मिलनी शुरू हो जाती है। बाहरी बचतें वो बचतें होती है जो पूरे उद्योग को प्राप्त होती है और उसके परिणाम स्वरूप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हर स्थान के ऊपर सड़कें बिछा दी गई तो उसके कारण जो है यातायात के जो साधन है वो विकसित होंगे और एक उद्योग तक बड़ी आसानी से समय पर कच्चा माल पहुंचेगा और उस उद्योग से तैयार माल है वो भी उपभोक्ताओं तक कम लागत के ऊपर आसानी से पहुंच सकता है। तो जब इस प्रकार से बाहरी बचतें प्राप्त होने लगेंगी तो निजी निवेशक जो है लाभ से प्रेरित होकर के निवेश करेंगे और जब वो भारी मात्रा में निवेश करेंगे तो इसके कारण जो है उत्पादन का पैमाना बढ़ेगा और उत्पादन का पैमाना बढ़ने से आंतरिक तथा बाहरी बचतें दोबारा उनको प्राप्त होने लगती है। तो इस प्रकार की जब बचतें प्राप्त होने लगेंगी तो लागत में कमी आएगी और जब लागत में कमी आएगी तो उससे प्रॉफिट और बढ़ेगा और जो प्रॉफिट और बढ़ेगा तो वो दोबारा निवेश करेंगे। तो इस प्रकार जब हम एक अर्थव्यवस्था को एक जो है सुविधाओं की मिनिमम डोज दे देते हैं बड़े मात्रा में निवेश करके तो उसके कारण जो है अर्थव्यवस्था अपने आप आगे बढ़ने लगती है। तो जो उत्पादन फलन और सामाजिक ऊपरी पूंजी की अविभाज्यता है यानी आधारभूत ढांचे से संबंधित जो अविभाज्यता है उसको प्राप्त करने के लिए एक साथ बड़ी मात्रा में निवेश करना जरूरी है। अब सामाजिक ऊपरी पूंजी की अविभाज्यता के कारण क्या है? सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन की क्रियाओं को शुरू करने से पहले इन उद्योगों में काफ़ी अधिक मात्रा में निवेश करने की ज़रूरत होती है। जैसे चाहे वो संचार उद्योग है, चाहे यातायात उद्योग है, उनकी जो है न्यूनतम मात्रा ज़रूरी होती है, तभी जो प्रोड्यूसर है वो वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करने के लिए निवेश करेंगे। अगर ये सामाजिक ऊपरी पूंजी के अविभाज्य जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं हैं तो निवेशक जो है निवेश करने के लिए आगे नहीं आएंगे।
दूसरा, इनकी गर्भावस्था लंबी होती है, यानी ये जो है लंबे समय के बाद में जो है रिटर्न देना शुरू होती है। इनसे जो लाभ मिलना शुरू होता है वो लंबे समय के बाद में मिलना शुरू होता है। तो ऐसे में जो है निजी निवेशक निवेश नहीं करते, प्राइवेट जो सरकारी निवेशक है, सरकार है, उनको जो बड़ी मात्रा में एक साथ इन सुविधाओं में निवेश करने की ज़रूरत होती है। आगे है, इनकी आयु लंबी होती है कि अगर एक बार ये रिटर्न देना शुरू हो जाती है उसके बाद 20, 25, 30 साल तक जो इनसे लाभ मिलता रहता है। इसके लिए एक साथ कई उद्योगों या कार्यों में निवेश करने की ज़रूरत होती है और इसके लिए हमें बेस्ट मिक्सर का चुनाव करना पड़ता है। बेस्ट मिक्सर का मतलब ये होता है कि एक उद्योग हमने लगाया है, उस उद्योग के साथ और कौन कौन से उद्योगों की ज़रूरत है जो उसको एक तरफ तो कच्चा माल प्रदान कर सके, दूसरी तरफ उसका जो तैयार माल है उसकी मांग को बढ़ावा दे सके। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये जो सामाजिक ऊपरी पूंजी जो होती है, इसको किसी दूसरे देश से आयात नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक देश के अंदर ही इनको बनाना पड़ता है, इनमें निवेश करना पड़ता है। आगे दूसरा है मांग की अविभाज्यता। मांग की अविभाज्यता का अर्थ है कि विभिन्न उद्योगों में एक साथ निवेश करने से मांग को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब एक साथ कई उद्योगों में निवेश किया जाएगा तो उन उद्योगों में काम करने वाले लोगों की आय बढ़ेगी और एक उद्योग में काम करने वाले लोग जब है उनकी आय बढ़ेगी तो दूसरे उद्योग की वस्तुओं की मांग भी करेंगे और दूसरे उद्योग वाले जो है पहले उद्योग की वस्तुओं की मांग करेंगे। तो इस प्रकार जब एक साथ अनेक उद्योग स्थापित हो जाते हैं तो एक दूसरे उद्योग की वस्तुओं की मांग वो करने लगते हैं। इसके विपरीत अगर एक ही उद्योग में निवेश किया जाएगा तो उस उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की आय तो बढ़ जाएगी, लेकिन उनकी आय बढ़ने के कारण बाकी के जो उद्योग है उनका विकास तो हुआ नहीं होता है। इसलिए उस उद्योग के अंदर काम करने वाले लोगों की इनकम बढ़ने पर या तो वही उस उद्योग का सारा सामान खरीदे, और अगर वो उस उद्योग का सारा सामान नहीं खरीद पाते हैं तो वो उद्योग जो है आगे असफल होगा और उन लोगों को आगे रोजगार नहीं मिलेगा, इनकम का स्तर है वो कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि जैसे कपड़ा उद्योग में निवेश करने वालों किया तो इसमें जो कपड़ा उद्योग में जितने भी श्रमिक काम कर रहे थे सभी की आय बढ़ गई। अब ये जरूरी नहीं है कि कपड़ा उद्योग में जिन लोगों की आय बढ़ी है वो सारे की सारी आय कपड़ा खरीदने पर ही खर्च करे, और अगर वो कपड़ा खरीदने पर खर्च नहीं कर रहे हैं तो कपड़ा उद्योग के अंदर जो है कपड़ा नहीं बिकेगा। तो इसलिए एक साथ जो है कई उद्योगों में अगर निवेश किया जाएगा तो एक दूसरे उद्योग की जो है वो मांग बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पर जब एक साथ कपड़ा, चीनी, जूता, खिलौने आदि उद्योगों में एक साथ निवेश किया जाएगा तो उनमें काम करने वाले जो लोग हैं सभी की इनकम बढ़ेगी, तो वो एक दूसरे उद्योग की मांग सामान की मांग करेंगे, तो इससे सारा का सारा सामान सभी उद्योगों का बिकेगा और मांग की कमी नहीं होगी, और जब मांग की कमी नहीं होगी तो दोबारा से आगे निवेश करने को बढ़ावा मिलेगा। तो इस व्याख्या से ये सिद्ध होता है कि हमें एक साथ सभी उद्योगों में निवेश करना चाहिए, तभी जो है लाभ मिल पाएगा। आगे बचत की पूर्ति की अविभाज्यता है। अविकसित देशों का विकास करने के लिए अधिक मात्रा में पूंजी निर्माण की जरूरत होती है और पूंजी निर्माण के लिए ज़्यादा निवेश की जरूरत होती है, और अधिक निवेश करने के लिए बचत की और ज़्यादा बचत की जरूरत होती है, और बचत प्राप्त करने के लिए अधिक आय की जरूरत होती है। किंतु इन देशों के अंदर आय का स्तर कम होने के कारण बचत का स्तर भी कम होता है। आय को बढ़ाने के लिए शुरू के अंदर अधिक मात्रा में निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि आय के बढ़े बिना बचत नहीं बढ़ सकती, और जब बचत बढ़ेगी तो जब एक बार आय बढ़ जाएगी अधिक मात्रा में निवेश करने से तो उससे बचत बढ़ेगी, और बचत के बढ़ने से लोग जो निवेश करेंगे और निवेश करने से जो है आगे लोगों की दोबारा आय बढ़ेगी, और इस प्रकार जो है ये बचत की पूर्ति संबंधी अविभाज्यता है ये समाप्त हो जाएगी एक साथ अधिक मात्रा में निवेश करने से, और ये प्रक्रिया जो आगे अपने आप चलती रहेगी। ये रोडान की डेफिनेशन है। उन्होंने बताया कि न्यूनतम निवेश की एक ऊंची मात्रा के लिए बचत की मात्रा अधिक होनी चाहिए, जिससे निम्न आय वाले अविकसित देशों में प्राप्त करना कठिन होता है। इस दुष्चक्र से निकालने के लिए आवश्यक है कि पहले आय को बढ़ाया जाए, और आय को बढ़ाने के लिए जरूरी होता है कि भी निवेश बढ़ाया जाए, और जब एक बार आय बढ़ जाएगी तो दोबारा से जो है लोगों की बचत करने की जो दर है वो बढ़ेगी, और बचत करने की जो दर बढ़ेगी इससे औसत बचत जो है वो पहले के मुकाबले सीमांत बचत है औसत बचत से अधिक हो जाएगी, और एक देश जो विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने लगेगा। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि तीनों प्रकार की अविभाज्यताओं से जो लाभ मिलते हैं उनको तभी प्राप्त किया जा सकता है जब एक साथ बहुत अधिक मात्रा में निवेश किया जाए,
और जब एक साथ बहुत अधिक मात्रा में निवेश किया जाएगा तो उससे अनेक प्रकार की भारी बचतें मिलेंगी। भारी बचतें जब प्राप्त होंगी तो बढ़ते प्रतिफल मिलने लगेंगे और बढ़ते प्रतिफल का लाभ उठाने के लिए निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेंगे और जब ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेंगे तो जो विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि बिग पुश सिद्धांत के अनुसार एक साथ बहुत अधिक मात्रा में निवेश करने की ज़रूरत है। इसके साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।